किसी का नहीं था। एनीवे, चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल अपने कहाँ तक पढ़ा था? यस, अपन ने यहाँ तक फिनिश कर लिया था। ठीक है, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के बारे में अपन ने बात की थी। तो सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ द पार्टीज। एंड जो पार्टीज वगैरह होती है वो स्टेट लेवल पे होती है और नेशनल लेवल पर होती है। ठीक है, उनकी क्या फंक्शन वगैरह होते हैं, क्या क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बात करी अपन ने, साथ ही साथ टू पार्टी सिस्टम के बारे में बात की, राइट। सो इंडिया की अपन बात करें तो हमारे पास क्या है, मल्टी नंबर ऑफ पार्टीज है। सो मल्टी पार्टी सिस्टम अपने पास है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल पार्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल। सो नेशनल पार्टी अपन ने जैसे कि शुरुआत में स्टार्टिंग की थी, नेशनल पार्टीज होती है और स्टेट पार्टीज होती है, राइट। सो राइट नाउ इन 2021 की अपन बात करें तो देयर आर 8 नेशनल पार्टीज। कितनी है सर? 8 नेशनल पार्टीज है। कौन कौन सी है? ये है, पहली है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ठीक है, जिनका सिंबल क्या है? एलिफेंट वगैरह है, ठीक है। इन ऑल द स्टेट यूटीज एक्सेप्ट आसाम। आसाम में सर, आसाम में नहीं है, याद रखिए किसमें नहीं है, आसाम में सर इसको नेशनल पार्टी नहीं माना जाता है। बाकी जगह एक और एक रीजनल पार्टी है, वो हाथी का जो निशान है ना सर, सिंबल है ना, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कोएलिशन नहीं होता है, ये क्यों? क्योंकि मतलब इसको नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का कोई दर्जा नहीं है। इस तरह की बात है, इसलिए एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा प्लीज रिमेम्बर। हाँ, फिर इसके बाद में अपन बीजेपी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, लोटस फूल है ना कमल का। फिर इसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ईयर्स एंड कॉर्न एंड सिकल, दरांती वरांती देखते हो ना, वो वाली बात है। कान है, भुट्टे वगैरह है, मक्का का, ये उनका सिंबल होता है। चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट सीपीआई, एम बोलते हैं जिसको, कम्युनिस्ट यहाँ पे सीपीआई आएगा, थोड़ा सा गलत लिखा शायद, सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मतलब मार्क्सिज्म में बिलीव करती है। हेमर और सिकल और स्टार जो हथौड़ा वगैरह, दरांती वरांती, ठीक है, इस तरह का उनका सिंबल होता है। फिर ये अपनी आती है राहुल गांधी जी की पार्टी, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, आईएनसी, हैंड हाथ का पंजा, ठीक है। और नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, प्लीज रिमेंबर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां, एक ही नहीं है। आप पढ़ोगे तो ऐसे लगता है कि सेम पार्टी है। यस, ये सेम पार्टी थी, पर 1990 के आसपास ये स्प्लिट हो गया था, मतलब ये दो भागों में टूट गई थी। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वहीं से ये पार्टी निकली, ये पार्टी इमर्ज हो गई, जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका क्लॉक उनका सिंबल है। और सेवंथ है ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस पार्टी, AITC, ठीक है, फ्लावर एंड ग्रास वगैरह है जो इसका सिंबल है। और लास्ट जो कि लेटेस्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लेटेस्ट पार्टी है इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, वो कौन सी है? सो प्लीज रिमेंबर, नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है? बुक, किताब, जिसको आप नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसी के बारे में। सो ये 8 नेशनल पार्टी है राइट नाउ। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, फेब की। हो सकता है कि मार्च में एक दो और बढ़ जाए, फिर इतना आसान नहीं होता नेशनल पार्टी बनना। बट सो फार जब तक एग्ज़ाम वगैरह आएगी तब तक इतनी नेशनल पार्टी रहेगी। बहुत मुश्किल से एक दो पार्टी बनती है, ठीक है, 2-3 साल में। अब देखिए आज तक, अब 1947 से बात करते हैं, आज तक सिर्फ 8 ही नेशनल पार्टी है। सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, थोड़ा सा यहाँ पे और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक, वो मतलब इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। क्या करती है? सुपरवाइज करती है इलेक्शन वगैरह, उनको सारी चीज़ को, राइट है। सो उनको ये हक है कि वो पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं, इजंट इट, वही तो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद में उनको नेशनल स्टेट पार्टी जो भी वो मतलब टैग देना होता है वो दे देते हैं, इसके बाद में उनको बेनिफिट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वंस, अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, वंस दे रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी loses its गिवन स्टेटस ओनली इफ फेल्स इट्स फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन। मतलब क्या है कि अगर लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, ठीक है, इलेक्शन हुआ है 2 बार में, और वो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी की कंडीशन अगर उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हो, तो फिर उसकी जो रिकॉग्निशन है, स्टेटस, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वापस ले लेगा, ठीक है। फिर वो स्टेट पार्टी या फिर इलेक्शन या फिर नेशनल पार्टी नहीं रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सर
इट मीन्स ए पार्टी रिटेन्स द स्टेटस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। फॉर एग्जांपल आज अच्छा रिजल्ट रहा इनका, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में बेकार रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट इलेक्शन में अच्छा से परफॉर्म करना है, तभी आपका जो टैग है नेशनल पार्टी का या फिर स्टेट पार्टी का वो रिटेन रहेगा, आपके पास रहेगा, अदरवाइज यू विल लूज, इजंट इट? चलिए दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ऑल इंडिया पार्टी और आई वुड से नेशनल पार्टीज, 7-8 पार्टी, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। इसके बाद में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब इनकी चैलेंजेस क्या है और हाउ वी कैन रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। बिकॉज अपन ने शुरू में ही डिस्कस किया था कि सर जो मोस्ट विजिबल फेस होता है डेमोक्रेसी में, तो क्या होता है सर? पार्टीज होती है, ठीक है। लोग किसको जानते हैं? पार्टी को जानते हैं, डेमोक्रेसी को नहीं जानते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो बड़े समझदार लोग, आप तो जानते हैं। So let us try to understand first national Indian National Congress, INC की बात कर रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर INC की बात कर रहा हूँ मैं। इसके पहले अपन ने एक और डिस्कस किया था, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको पॉपुलरली बोलते हैं कांग्रेस की पार्टी। मतलब ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली की पार्टी, इनकी पार्टी के बारे में बात में कर रहा हूँ। सर ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी है सर। कब फॉर्म हुआ था ये याद रखिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है। 1885 में इनका फॉर्मेशन हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम नाम के कोई एक व्यक्ति थे, उनका नाम ये था, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, ये थे, तो उनको A.O. ह्यूम बोलते हैं, ठीक है। ये कौन थे? एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, उस समय सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, राइट। सो उन्होंने इनकी स्थापना की थी। इसलिए बीजेपी वाले कभी कभी बोलते हैं ना, ये फॉरेन की पार्टी, देश की पार्टी है, जो इनको उड़ाते हैं, मजा हो जाता है। कमी तो पॉइंट दोस्तों, ये पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनके बीच में बहुत सारे विभाजन हो गया, बहुत सारा विभाजन हुआ, स्प्लिट हुआ है, ठीक है। देखिए आगे पता चलेगा कि कब कब और कैसे कैसे स्प्लिट हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर स्टार्टिंग में जब पार्टी इमर्ज हो रही थी, एकदम बोलते ना फ्लरिश फेज था, उस समय सर उनके जो मेन हेड थे, लीडर थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उनके अंडर में पार्टी एकदम शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रही थी, राइट। उनकी जो आइडियोलॉजी थी सर, वो क्या थी? मॉडर्न सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के बारे में बात करते थे। अर्थात वो डेमोक्रेटिक वैल्यू में विश्वास करते थे, और रिपब्लिक मतलब, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर? जो हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल। नेपाल की तरह नहीं होगा जो अपन ने डिस्कस किया था। नेपाल में क्या होगा? मतलब ऐसा माना गया था, कैसे भाई साहब, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र की कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रहेंगे? हेड रहेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है? वो हरार की टाइप क्या है? राजतंत्र वाली बात आ रही है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी रामनाथ कोविंद जी है, तो ऐसा नहीं कि उनका बेटा आएगा वही राष्ट्रपति बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिपेंड करेगा इनडायरेक्ट इलेक्शन के ऊपर और किसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो जो पार्टी थी वो विश्वास किसमें करती है, करती थी और करती है किसमें? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इंडिया के बारे में वो बात करती है। सेकुलर के बारे में बात करती है। सेकुलर मतलब क्या है सर? कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव, सारे धर्म है वो एक समान है, ठीक है। नो रिलीजन इज ग्रेटर और अबाउ दी वन और अनदर रिलीजन, राइट। तो सारे जो रिलीजन है वो एक समान, एकदम पैरेलल है, राइट। कोई ऊपर नीचे नहीं। ऐसा नहीं कि हिंदू रिलीजन बहुत ही अच्छा है, मुस्लिम बहुत इस्लाम रिलीजन और वाइस वर्सा, राइट। नाउ कमिंग द पॉइंट, सर जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं ना, इन्होंने बहुत राज किया, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना बीजेपी वाले एक पार्टी ने राज किया। सन 1977 1977 तक राज किया सर, और इसके बाद राज नहीं किया। आपको पता होगा इमरजेंसी का टाइम था 1975 में, खतरनाक तरीके से कर्मकांड हुए थे किनके द्वारा? श्रीमती क्या नाम उनका, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने खतरनाक तरीके से बैंड बजा कर रखी थी। सारे जो पोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स वगैरह थे उनको जेल में डाला, और बहुत ही खतरनाक अध्याय है। अगर आप पढ़ोगे इसको तो पता चलेगा। फिर 12th की एनसीईआरटी में अच्छे से रहता, वहाँ पर अच्छे से टीके में पढ़ेंगे। बट 1997 के बाद में सर, इसके बाद में पावर से हट गई। फिर 1980 से लेकर 1990 तक, सिंस कब से? फ्रॉम 1980 से लेकर 1989 के बीच अगेन वो पावर में रही, और इसके बाद में फिर इसमें डिक्लाइन आने लगा। क्यों? क्योंकि सर देयर वाज इमरजेंसी ऑफ द रीजनैलिटी और रीजनल पार्टी, इजंट इट? कांग्रेस के अलावा भी दूसरी पार्टी फ्रंट लाइन पे आने लगी। देखिए दोस्तों, इनकी आइडियोलॉजी है, बोलते ना आइडियोलॉजी क्या है, मतलब किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। तो सर इनकी आइडियोलॉजी है सेंट्रिस्टिक। मतलब क्या है? ना तो ये राइटिस्ट है और ना ये लेफ्टिस्ट है,
अभी राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट क्या होती है सर? राइटिस्ट का मतलब ये होता है कि द पार्टी हु बिलीव्स इन दी एलीट क्लास पीपल्स आइडियोलॉजी, और जो एलीट क्लास पीपल होते हैं उनको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अडानी और अंबानी इस तरीके लोग हैं बड़े बड़े, उनको अगर सपोर्ट करती है तो उसको बोलते हैं राइटिस्ट है। अभी समझने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें मतलब निकलेगा। लेकिन फॉर टाइम बिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू कि राइटिस्ट का मतलब क्या है, जो कि बड़ी बड़ी बात करते हैं, पैसे वैसे की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। और लेफ्टिस्ट मतलब गरीब लोगों की बात करते हैं, ठीक है, किसान की, मजदूर की, और लेबर वगैरह, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वगैरह, इन लोगों की बात करते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्टिस्ट है। सो ये क्या है सर? सेंट्रिस्टिक पार्टी है, मतलब ना तो वो राइटिस्ट है कम्प्लीटली और ना ही लेफ्टिस्ट है, ठीक है, तो मध्य मार्ग है ये। गेटिंग माय पॉइंट? पार्टी जो रहती है सर वो सेकुलरिज्म को अपनाती है, जैसे कि अपन ने बात की, साथ ही साथ में क्या बोलते हैं, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अर्थात माइनॉरिटी का स्पेशल वो ध्यान रखती है। इसलिए जो बीजेपी वाले होते हैं वो हमेशा ब्लेम लगाते हैं ना कि भाई साहब कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी है। क्यों? क्योंकि वो वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनका वेलफेयर रखती है, उनका ध्यान रखती है, ऐसा वो बोलते हैं। इसलिए फिर बोलते हैं ना बीजेपी वाले कि नहीं हम हिंदू पार्टी है, हमेशा पार्टी हमको बोलती है, इसलिए सब ब्लेम करते रहते हैं, हम करते हैं, राइट। सो ये इनकी आइडियोलॉजी। दूसरी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है सर, सपोर्ट करती है किसको? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को, बट विद ह्यूमन फेस, मतलब ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन है उसका लॉस वॉस नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि रिफॉर्मेशन आए, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन आए, बट देयर शुड नॉट बी लॉस ऑफ द ह्यूमन फेस, मतलब व्यक्ति की जो एक महत्वपूर्णता है, एक योगदान है, उसको बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि मशीन आ गई तो लोगों को बोल दी कि चलो आपकी छुट्टी हुई, घर जाओ, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अभी बात करते हैं तो यूपीए के नाम से ही चलती है, मैंने बताया तो यूपीए का मतलब क्या होता है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड कोलिशन, ठीक है, गवर्नमेंट सेंटर। उस समय की अब सेंट्रल अंतर नहीं है, अब तो अपोजिशन में, राइट, ये अपडेट नहीं किया था एनसीईआरटी में। तो अब दूसरी पार्टी के बारे में बात करेंगे, कौन सी पार्टी? बीजेपी की बात करेंगे। चलिए भाई साहब, जो कि आज रूल कर रही है पूरे देश में, ठीक है। कब इनका फॉर्मेशन हुआ सर? 1980 में इनका फॉर्मेशन हुआ। और कांग्रेस का कब हुआ था सर? 1885 में। तो लगभग लगभग इनकी औकात सब ये समझिए कि 100 साल छोटी है बीजेपी। लेकिन देखिए, कभी कभी बोलते हैं ना, हर एक व्यक्ति का दिन आता है, तो इनका भी दिन आया आज ही। सेंटर में पार्टी, जो पार्टी है एकदम पावर में। ये तो एक समय था जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में राज करती थी। फिर सत्ता आती जाती रहती है, नशा नहीं होना चाहिए सबका। क्या कमिंग टू द पॉइंट, 1990 में, सॉरी 1980 में इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बनी है। कैसे बनी सर? भारतीय जनता संघ। या कहाँ से आई? बीजेपी। प्लीज रिमेंबर, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी डायरेक्ट जन्म में ले लिया उन्होंने, नहीं सर, ये पहले एक भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी हुआ करती थी, और किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फॉर्म की गई थी, तो वहीं से ये निकल के आई बीजेपी, राइट है। सो इनका फॉर्मेशन 1951 में हुआ था, किसका? भारतीय जन संघ का। और 1908 में भारतीय जनसंघ से बीजेपी पार्टी निकल के आई, ठीक है, जिनका फॉर्मेशन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बड़े बड़े लोग, और सब में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, जिनको कोने में बिठा देते कि बस अपने पार्टी का फॉर्मेशन किया, बाकी आप हमको मजे करने दीजिए, राइट। इट हैपेंस। ओके, नाउ अब इनकी आइडियोलॉजी की अपन बात करते हैं तो सर देखिए, वो चाहते हैं कि एक मॉडर्न इंडिया बने, और वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? एंशियंट इंडिया से। इसलिए वो बोलते हैं ना, हमारा कल्चर ये, हमारा रिलीजन ये है, हम ये हैं, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारा वेदास ये बोलता है, हमारे रामायण ये बोलती है, और ये ला ला ला, ये सारी चीज़ें बोलती हैं। वो क्या इंस्पिरेशन जो प्रेरणा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं सर? एंशियंट इंडिया से लेते हैं। एंशियंट कल्चर है जो अपना एंशियंट कल्चर वैल्यूज है, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। और जो आइडिया है, किनका आइडिया है? दीनदयाल उपाध्याय जी का आइडिया है, दैट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है, एंड अंत्योदया, ठीक है। ये एक चीज़ है जिनको ये विश्वास करते हैं, ठीक है। अंत्योदया मतलब क्या सर? गरीब से गरीब लोग हैं, उनका भला होना चाहिए। सर्वोदया, ऑल राइज, मतलब सबका भला होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। गांधी जी का जो है ना, जो कोटेशन चलता है भी, सबका साथ सबका विकास, ये आइडिया कहाँ से आता है सर? गांधी जी ने बोला था, क्या बोला था? सर्वोदया, सबका भला हो। इस तरह से बस रिमिक्स आते हैं ना गाने का, नेहा कक्कर बनाती है ना लता मंगेशकर जी के गाने, इसी तरह से हमारे पॉलिटिशियन भी बना लेते हैं, लोगों को समझ आते हैं, इस तरह से बनाते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों की ये बीजेपी पार्टी है वो कल्चरल नेशनलिज्म में विश्वास करती है, अर्थात हिंदुत्व,
हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, कुछ गलत लिखा गया, हिंदुत्व है, ठीक है। जो मोदी योगी जी हैं बोलते रहते हैं ना, हिंदुत्व की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, उनका भाषण सुनिएगा कभी, बोलते वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हम हिंदू की बात नहीं करते, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक है, हिंदुत्व। तो उसको बोलते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, इजंट इट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि कल्चर को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, एंशियंट चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, ये जो स्क्रिप्चर्स वगैरह उनको ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पार्ट इनकी आइडियोलॉजी का है, वो ये है हिंदुत्व, राइट। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, इन इन जो बीजेपी पार्टी है, उनकी आइडियोलॉजी है कि सर एक हमारा देश है ना, वो एक अखंड भारत होना चाहिए, मतलब फुल टेरिटोरियल लैंड, और इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये पार्टी का फॉर्म फॉर्म हुई थी 1980s के आसपास, और ये आइडियोलॉजी तब से शुरू आ रही है, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट मतलब रियलिटी में देखने को मिलता है। कैसे दिखने को मिलता है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का भी 2019 में अगस्त में, शायद शायद 5 अगस्त, अगर मैं सही नहीं हूँ तो, क्या हुआ उसका एप्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, आर्टिकल जो 370 था उसको हटा दिया, और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ये शुरू से उनकी आइडियोलॉजी थी सर? ठीक है, लोगों को पसंद आई, वोट दिया उनको, राजू पावर में, और पावर में आने के बाद में क्या किया उन्होंने? काम किया जो प्रॉमिस किया था। इसलिए अपन ने कल डिस्कस किया था कि वैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो प्रॉमिस कौन करेगा, या फिर कौन करेगी, राइट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है तभी इन्होंने प्रॉमिस किया, और इसी तरह से फिर काम होता है। तो यस, देयर शुड बी पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, अदरवाइज देयर विल बी chaos। दूसरी बात ये सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ठीक है, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सबके लिए एक समान लॉ होना चाहिए, ताकि कोई भी घटना वगैरह होती है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाए। जिसका एग्जांपल अपन मानते हैं तो जो एक था ना, क्या बोलते हैं उसको, बुर्का सिस्टम था, महिलाओं से संबंधित वो था सेक्शन, उसका नाम मुझे भी बोल रहा हूँ, क्या था, कोई बता सकता है क्या भी? अरे मुस्लिम महिलाओं के लिए उनको आज़ाद कराया था, हाँ, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक की बात करते हैं ना, 3 बार तलाक 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 बोलते, तो जो महिला रहती है उससे तलाक हो जाता है, तो उसको हटाया गया है, ठीक है, कि ये सब तलाक वलाक नहीं होता है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहले ही बात करते थे वो सर, 1980 के आसपास, और आज देखने को मिलता है। तो यस, पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करती है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनको निभाने की कोशिश भी करती है। दूसरी बात ये कि सर वो पार्टी है, वो मतलब कौन सी पार्टी, बीजेपी पार्टी है, वो बोलते हैं कि भाई सब देयर शुड नॉट बी एनी रिलीजियस कन्वर्जन। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में एक एंटी रिलीजियन बिल पास किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी किया गया है, ठीक है, कानून वानून बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो एक्ट वगैरह है, प्रेसिडेंट को ही भेजा है, लेकिन अभी उनका सिग्नेचर वगैरह नहीं हुआ, शायद तो नेशनल लेवल पर तो नहीं होगा, हो भी सकता है, लेट्स सी, अपडेट वगैरह आगे तब पता चलेगा। सो मतलब क्या है सर, शुरू में ही उनका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था कि भाई रिलीजियन कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई हिंदू है तो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम है तो हिंदू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, यू कैन सी, ये वाली बात उनकी। तो एक सेकंड, पानी पी लीजिए। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। इसको बता दीजिए प्लीज। तो स्टार्टिंग में इनका जो एरिया था, मतलब जहाँ जहाँ फैली हुई थी, वो वेस्ट था, अर्बन एरिया वगैरह था, लेकिन बाद में और भी धीरे 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 साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी धीरे धीरे फैल गई। तो काफ़ी अच्छा वर्चस्व हुआ आज, ठीक है, आज देख सकते हो आप। फिर इसके बाद में 19 का फॉर्मेशन, एनडीए का मतलब क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अलायंस, इसमें जीत नहीं दूसरी पार्टी, राइट है। फिर अभी 19 के लोकसभा लोकसभा ओके, अब आ रही है आपको? यस सर। तो अभी 2019 में 303 सीट्स हैं उनकी,
और करंटली पावर में मजे कर रही है सिंपल पे बीजेपी। चलिए दूसरी पार्टी की बात करते हैं, नाउ बीएसपी, इट इज बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की अपन बात करते हैं, बसपा, ठीक है। सो 1984 में इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कांशीराम जी थी उनकी लीडरशिप, उनके अंडर में इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय दी कांशीराम जी, राइट। दोस्तों इनकी जो आइडियोलॉजी है और इनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है सर, बहुजन समाज। बहुजन समाज का मतलब क्या होता है सर, जिसमें या आदिवासी, ठीक है, आदिवासी आते हैं, ठीक है। एंड लिखा तो था, ठीक है, आदिवासी वगैरह आते हैं, इसके बाद में ओबीसी आते हैं, दलित वगैरह आते हैं, दलित, ठीक है, दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आते हैं। इनको सभी को मिला के बोलते हैं बहुजन समाज, ठीक है। तो बहुजन समाज की अगर मायावती बोलती है कि बहुजन समाज का इंटरेस्ट से हम सर्व करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो दलित की बात कर रही है, वो दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में बात कर रही है। दोस्तों इनको इंस्पिरेशन मिलती है साहू महाराज से मिलती है, जो साहू महाराज जी का आइडियाज़ वगैरह था उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही साथ महात्मा फूले थे, ठीक है, ज्योतिबा फूले थे, ऐसे बड़े बड़े जो उनका सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। पेरियार जी है, रामास्वामी नायकर साहब है, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है, राइट। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया था, मैंने डिस्कस किया था, राइट ना। दोस्तों इनकी जो आइडियोलॉजी और वो चाहते हैं कि भाई हम वेलफेयर करें, इनके आदिवासी वगैरह उनका करते हैं, दलित वगैरह उनका करते हैं, और ऑप्रेस्ड पीपल वगैरह ध्यान रखें, ठीक है। अगर अपन मेन बेस की बात करते हैं तो इनका उत्तर प्रदेश में, बट उत्तर प्रदेश के अलावा भी अब धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी होता है, जैसे मध्य प्रदेश की बात कर सकते हो, पंजाब और दिल्ली वैली की बात करते हो, छत्तीसगढ़ वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, तो वहाँ पर भी इनकी थोड़ी थोड़ी सी प्रेजेंस अब हो रही है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली फॉर्म कहाँ की थी सर, उत्तर प्रदेश में की गई थी, लेकिन धीरे धीरे दूसरे दूसरे स्टेट में आपको थोड़ी सी सपोर्ट और थोड़ा सहयोग मिलने लगा, तो वहाँ पर ये अपना वर्चस्व जमा रही है, ठीक है। अभी की बात करते तो 3 पॉइंट समथिंग इनको वोट वगैरह मिला और 10 सीटों की लोकसभा ठीक है। नाउ दूसरी पार्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में याद रखिए एम की बात कर रहे हैं, कब फॉर्म की गई थी, 1964 में, 1964 में फॉर्मेशन हुआ था। बिलीव किसमें करते सर, मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। तो मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म क्या होती है सर, ये आइडियोलॉजीज होती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब ऑप्शनल में, कि मार्क्सिज्म की थ्योरी क्या है, लेनिनिज्म की क्या है, के बारे में क्या बोलते हैं। मार्क्सिज्म का मार्क्स का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, देयर इज नो मैन मेड गॉड, नॉट गॉड मैन मेड, इसका स्टेटमेंट है। वो हमेशा बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब ये कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब कहना ही चाहते हैं कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस अगर अच्छा है ना, तो आपका एजुकेशनल एंड आपका सोशल और दूसरी चीज़ें वो सब ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। क्यों, क्योंकि इट इज़ ए सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सुपर स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। खैर ये ज़्यादा अंदर वाली बात हो जाएगी, विल टॉक जब टाइम आएगा। सो इसमें बिलीव करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी इसके ऊपर चलती है, ठीक है। उनको ये एक सोशलिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज वगैरह उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन अपोज करते हैं इंपेरियलिज्म के बारे में बात करते हैं कि इंपेरियलिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्युनलिज्म, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, लोग धर्मों के बीच झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, सब दंगे वंगे नहीं होना चाहिए, isn't it? और जो भी इलेक्शन वगैरह रहते हैं उनके आउटकम वगैरह होते हैं, उनको आसानी से वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो इंडिया में, राइट। और ये अपना प्रीएम्बल होता है कि देयर शुड बी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अगर इनका बात करते हैं तो कहाँ पर ये मजे करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट वेस्ट बंगाल में भी है, सब केरला में भी, और त्रिपुरा है, स्पेशली अमंग पुअर एंड फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं सर, वो ज़्यादा लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। फार्मर हो गए, एग्रीकल्चर वगैरह लोग हुए, ये सारे के सारे इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये पार्टी के बात ये कि इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह है, ठीक है, उनका क्रिटिक है, वो चाहती है कि इनका रिफॉर्म ना हो। क्यों, क्योंकि सर अगर फॉरेनर अगर लेट्स से कि अपने इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह, जो कि आपको पता हो एलपीजी आया था कब था 1991 के आसपास, जो अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या किया था, ओपन इकोनॉमी किया था। मतलब क्या हुआ, मतलब फॉरेनर्स वगैरह आराम से आ सकते थे और वो बेस इस्टेब्लिश कर सकते थे, राइट। सो देयर वाज देयर वाज ट्रेड बिटवीन टू नेशंस, राइट। इसका मतलब क्या, मशीन वगैरह आ सकती है, एपीआई आ सकती है, और भी दूसरी टेक्नोलॉजी वो आराम से आ सकती है, तो यहाँ के जो वर्कर वगैरह है उनकी जॉब जा सकती है। तो इस चीज़ का वो क्रिटिक है कि भाई साहब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बने, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह नहीं होना चाहिए,
अदरवाइज हमारे जो वर्कर्स वगैरह हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही मशीन वगैरह जाएगी और वर्कर वगैरह पुअर लोग हैं, वर्कर है, वही इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर इन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया तो ये पार्टी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। काफ़ी टाइम तक दोस्तों ये पावर में रही है वेस्ट बंगाल में, 34 साल तक लड़ा था। और 2019 की बात करते हैं, प्रेजेंट स्टेटस सी है इसका। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्टी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सिर्फ ये सीपीआई है, सीखना। अभी अपन ने बात किया, क्या की थी, अपन ने बात की थी सीपीआई एम के बारे में, लेकिन अभी आप बात करेंगे अपन सिर्फ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बिलीव करती है सर मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म 1925। ये भी उसमें देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें ज़्यादा नहीं है। अपोज फोर्स, ये चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ चीज़ें इसमें विश्वास नहीं करती, बाकी सिर्फ चीज़ें मतलब ये समझिए थोड़ा थोड़ा मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो लगभग लगभग ये समझिए कि सही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसका परमिशन कब हुआ? जैसे जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहीं से ब्रोक हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, टूट गई थी, वहीं से इनका इमरजेंसी हुआ। तो इनकी अब एक पार्टी थी, अब वहाँ से दो पार्टी बनी, तो उनकी आइडियोलॉजी तो लगभग लगभग सेम ही रहेगी, रहेगी कि नहीं, बिल्कुल रहेगी सेम। ठीक है, एक क्लास वर्किंग फार्मर और सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पार्टी के लालच में मतलब पावर के लालच में पार्टी का ब्रेक भी हो जाता है। इनका बेस देख सकते हो आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है। ठीक है, और प्रेजेंट स्टेटस ये है, उनका लेस देन 1% ऑफ वोट्स हैं, जिसमें 2 सीट 2020 के इलेक्शन में आपके पास। नौ लास्ट वाली जिस दैट इज एनसीपी। ठीक है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, शुरू वाली अपने बात की थी, जो कांग्रेस के नाम से फेमस है। और आप बात करेंगे एनसीपी दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जो ब्रेक हुई थी, कब बनी है? 1999 में बनी थी। ठीक है, फॉलोइंग इट स्प्लिट हो गया था, जो कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी ये वाली थी ना आईएनसी, वही से टूटा गई थी, ये सब ब्रेक हो गई थी। ठीक है, स्प्लिट हुआ था, फिर ये कांग्रेस पार्टी, सॉरी कांग्रेस पार्टी से एक अलग पार्टी बनी दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, राइट। डेमोक्रेटिक रीजन इसमें विश्वास करता है। अब देखो ये पार्टीज वगैरह अपना देश लोकतंत्र है तो डेमोक्रेसी में तो बिलीव करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं कि ये पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है नहीं, तो आप आंख बंद के लिख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा कि कोई पार्टी रहती है वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, बट मोस्ट ऑफ द पार्टी है, आप लिख सकते हैं कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली ऑल द नेशनल पार्टीज बिलीव इन दी डेमोक्रेटिक आइडियाज, राइट। इस तरह की बात आप लिख सकते हैं। कौन मना करेगा? बताओ, कोई करेगा कि नहीं करेगा? गांधी जी, गांधी जी का जो सेकुलरिज्म का आइडिया उनके ऊपर विश्वास करती है, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फेडरलिज्म इनके ऊपर कहते हैं। अब देखो ये भी इनकी भी आइडियोलॉजी ना लगभग लगभग सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहीं से तो इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये समझिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनके पिताजी है, इनका बच्चा है, तो बाप के जो गुण रहेंगे वो बच्चे में थोड़े बहुत तो रहेंगे, ज़्यादा सभी गुण नहीं रहेंगे, तो इसमें लगभग 90 और 98% तो गुण रहेंगे। सो नाउ, और ये एक चीज़ पे बोलते हैं कि भाई साहब जितनी भी ऑफिस है गवर्नमेंट को नेशनल बोर्ड, मतलब इंडिया में जो व्यक्ति जन्म लिया वही उस पोस्ट को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई साहब हमारी कोई आइडियोलॉजी, अदरवाइज वो पुरानी वाली पार्टी उसी को सपोर्ट करें। ठीक है, सबसे अगर इनकी बात करते हैं सर महाराष्ट्र में इनका गढ़ है, शरद पवार का नाम आपने सुना हुआ। शरद पवार इज लाइक हीरो। ठीक है सर, वो रात का रात पता नहीं क्या करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इज द मैन लीडर लाइक इंडिया की मोदी जी। ठीक है, सो मोदी जी इज लाइक you know super I would say one of the most leader in बीजेपी। तो सिमिलरली शरद पवार जी भी महाराष्ट्र में इस पार्टी के लिए, राइट। इनकी इसके अलावा भी मेघालय में में जो छोटे मोटे नॉर्थ ईस्ट जो रीजन नॉर्थ स्टेट वगैरह वहाँ पर भी इनका थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, राइट। और 2000 के आसपास ये एक मेंबर ऑफ द यूनाइटेड अलायंसेस यूपीए की बात करते हैं, उस समय इसमें शामिल हो गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला शुरू में, क्योंकि पावर चाहिए इनको, गढ़ चाहिए, जैसे एनडीए में डिफरेंट डिफरेंट पार्टी शामिल होती है, इस तरह से यूपीए में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टी शामिल होती है। और ये पार्टी दैट इज सिटी की बात कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। हम स्टेट पार्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस 8 पार्टीज, 8 पार्टी के अलावा सर दूसरी पार्टीज भी है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो स्टेट पार्टी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है सर, जिनको कॉमनली बोलते हैं रीजनल पार्टीज, राइट है। इनकी कुछ कुछ आइडियोलॉजी और रीजनलिटी थोड़ी बहुत होती है। जैसे कि रीजनल पार्टी की अपन बात करते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के बारे में सुना ही होगा आपने, सॉरी
उत्तर प्रदेश में, ठीक है, समाजवादी पार्टी की बात, समता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ये था सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में स्टेब्लिश्ड है और है वहाँ पर, तो इनको बोलते हैं स्टेट पार्टीज, ठीक है। लेकिन दोस्तों इंडियन स्टेट पार्टी अगर अपन बात करते हैं 90s, आफ्टर सम टाइम लाइक 3 डेकेज और लास्ट 3 डेकेज की अपन बात करते हैं, तो सर इनका जो स्ट्रेंथ वगैरह पॉलिटिकल पार्टी वगैरह इनका एक्सपांड हुआ, मतलब इनकी औकात बढ़ गई है स्टेट लेवल से। थोड़ा सा ये समझिए इनका वर्चस्व आ गया नेशनल लेवल पर। मतलब क्या है इसका मतलब, कि सर स्टेट पार्टी थी बट दे आर ट्राइंग टू, और दे आर इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द नेशनल पॉलिसीज और नेशनल पॉलिटिक्स है, तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा इनका एक्सपांड हो गया है, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो इसलिए क्या आज के जो पार्लियामेंट की अपन बात करते हैं सर, सो मोस्ट ऑफ जो डाइवर्सिटी से, जो डाइवर्सिटी वाली जो पार्टीज़ वगैरह, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की पार्टीज़ वगैरह हो, उनको सपोर्ट करती है जो पार्टी नेशनल में, मतलब उस पर यूनियन होती है उनमें। इसका मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजीज है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनकी सोच समझ है, उन सबको पार्लियामेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अच्छी बात है ना, सारे लोगों की बात वहाँ पे की जाती है। सो वन ऑफ द डाइवर्स है एंड पोलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स है देन द 1950 वन ऑफ 52 की बात, क्योंकि उस समय तो एक ही पार्टी थी, दैट इज कांग्रेस। 1977 तक चलती रही एक पार्टी, तो वहाँ पर जो कांग्रेस समझती थी वही सब ठीक था। लेकिन आज डिफरेंट डिफरेंट पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये पार्टी है, ये पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी, इनके भी कुछ कुछ लोग आएंगे और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में आएंगे या फिर राज्यसभा में आएंगे, तो वहाँ पर उनके व्यूज एक्सप्रेस करेंगे। सो इट इज़ गुड, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है। नो नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन मेजोरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2000। ठीक है दोस्तों, 1996 की अपन बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, जो रीजनल पार्टी थी, स्टेट पार्टी थी, उनकी मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो थोड़े से ऊपर आने लगे। तो मतलब क्या है सर, कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। इसका मतलब क्या है सर, उन्होंने फेडरलिज्म का ध्यान रखा, फेडरलिज्म को इंक्रीज किया और डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन किया। क्यों क्या है, क्योंकि भाई फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई साहब यूनिट होती है, स्टेट वाली बात करते हैं, यूनियन और स्टेट वाली, तो स्टेट के जितने लोग यूनियन में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो यूनियन सारे स्टेट का ध्यान रखेगा। अदरवाइज जो यूनियन है वो अपने आप से अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहेगा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट होगी। लेकिन अगर सारे स्टेट्स नेशनल लेवल पे यहाँ पे गए तो वो सब अपना अपना हक मांगेंगे, तो मतलब क्या फेडरलिज्म को और भी स्ट्रेंथन करेंगे और डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रेंथन करेंगे। द हर एक व्यक्ति, द वॉइस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन विल बी रिप्रेजेंटेड हियर बाय द रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, राइट। ना चैलेंजेस क्या है दोस्तों, अगर अपन पॉलिटिकल पार्टी की चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं तो यस सर, जैसा कि अपनी शुरुआत में किया कि सर पॉलिटिकल पार्टी को लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेटिक नो ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उससे ज़्यादा तो पॉलिटिकल पार्टी को लोग जानते हैं, और एकदम विजिबल फेस ऑफ द डेमोक्रेसी है सर पार्टी। लेकिन दोस्तों आपने सुना भी होगा, लोग सबसे ज़्यादा ब्लेम किसको करते हैं, पार्टी को करते हैं। अगर सही हुआ तो पार्टी की तारीफ करेंगे, गलत हुआ तो यू नो उसको ताने मारेंगे, अरे ऐसा कर दिया, बीजेपी ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया, वो खराब रहा, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आईएएस होते हुए आपने कुछ गलत किया तो आप, आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आप, ठीक है। लेट्स से क्या आप आईपीएस है और आपने लाठीचार्ज करवा ली, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बीजेपी, लेट्स से बीजेपी रूल कर रही है यूपी में, क्या बोलेंगे कि बीजेपी ने लोगों को डंडे पड़वाए, वही नहीं बोलेगा कि वहाँ पर आईपीएस ने ऑर्डर दिया था, नहीं। दे डोंट क्रिटिसाइज, दे क्रिटिसाइज पीपल। किसको क्रिटिसाइज करते हैं, दे क्रिटिसाइज द पार्टी, राइट। लेकिन दोस्तों चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या है, देखिए आपको जब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ बेंच का पर्सपेक्टिव आ जाता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाट इज द नेशनल, व्हाट इज पार्टी एंड व्हाट आर द चैलेंजेस राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि पार्टी क्या है और पार्टियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखिए ये चुनौतियां है ना, इनको आप लिख सकते हो, प्लीज आप रिमेंबर, बी अटेंटिव। पहली बात ये कि सर चैलेंजेस ये कि सर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारा देश लोकतंत्र है, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, अच्छी बात है, बट इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी सर, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पार्टी इटसेल्फ, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोस्तों कि छुटके मुटके मतलब बहुत कम लीडर, लेट से 100 लोगों से मिलकर एक पार्टी बनी है, तो सर 4-5 लोग होंगे जो पूरी की पूरी पावर होल्ड करेंगे, मतलब 4-5 लोग डिसाइड करेंगे, वही सारे लोगों को मानना पड़ेगा। सो इट इज अ नाइट, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग सर देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। सो पैरामाउंट पावर, सबसे ज्यादा पावर होती है वो 4-5 लोगों के पास ही होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द बीजेपी, सर अमित शाह की बात कर लो या पीएम मोदी की बात कर लो,
दो तीन बंदे हो गए, या फिर कांग्रेस की बात करते हैं राहुल गांधी जी की बात कर दो, या फिर सोनिया गांधी जी की बात करते हैं, तो ये लोग जो डिसाइड करते हैं वो ऊपर से नीचे तक हो जाता है, राइट। सो देर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी, वहाँ पे चुनाव वगैरह होता है, कुछ नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति इनकी बातों से सहमत नहीं होता है तो उनको घर का रास्ता दिखा देता है कि बेटा जाओ अपने बोरे बिस्तर बांधो, और जहाँ पे तुम रीजनल पार्टी में जब भी कुछ कर रहे हो, पानी वानी पिलाते हो या फिर कुछ वैसा लगाते हो, जाओ वही करो, राइट है। सो ये क्या है सर, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, दैट इज फर्स्ट चुनौती। दूसरी चुनौती क्या है सर, देखिए सर, डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या है, परिवारवाद, ठीक है, फेवरेटिज्म चलता है, मतलब जैसे बीजेपी बोलती है ना, गांधी जी सर ये एक फैमिली ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, मतलब वो कांग्रेस को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं, मतलब उसी फैमिली के सीएम पीएम ये वो बनते हुए आते हैं, देखा होगा आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट राहुल गांधी, ये ठीक है, ये क्या पूरी पूरी रात ही चल रही है। तो पार्टी में डायनेस्टिक होता है, वंशवाद चलता है, तो वंशवादी उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए, या दूसरी प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि सर ऐसा जरूरी थोड़ी कि यार गांधी परिवार से एक लीडर है वो अच्छा है, जैसे राजीव गांधी, उन्होंने ठीक है आईटी जो अपनी आईटी में बहुत अच्छा काम किया, राइट, लेकिन आने वाले लीडर्स हैं, आने वाले जो लीडर्स है उस फैमिली से, वो क्या सारे के सारे ऐसे होंगे सर, इस बात को कौन गारंटी देता है। सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अपन बीजेपी की बात करते हैं, ठीक है, अमित शाह जी है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि उनका बेटा है कि वो एकदम लीडर बन जाएगा, ही विल बी वर्किंग नाइसली। सिमिलरली बीजेपी के संबंधित जो पीएम वगैरह है उनके रिश्तेदार वगैरह, ऐसा नहीं है, इट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें टैलेंट है, जो लोगों को संभाल सकता है और लोगों को इंटरेस्टिंग करते हुए लोगों को पॉलिटिक्स में होना चाहिए। तो दूसरी बात ये सर, ट्रांसपेरेंटी और प्रोसीजर वगैरह होती नहीं है उनकी फंक्शनिंग की, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर होता है, किसी को पता नहीं रहता, इवन बीजेपी में अंदर रहता है, जो लोग रहते हैं उनको नहीं पता रहता। जैसे कि एक यूनियन पे बीजेपी पार्टी है, उनके हेड वगैरह है, सर गाँव तक इनका बेस है, लेकिन यहाँ के लोगों को बेचारे को कुछ नहीं पता है कि पार्टी में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन होगा, क्या नहीं होगा। बस वो तो इधर से आएंगे अंधभक्ति की तरह बोलते हैं, यस यस मोदी जी ने बोल दिया कि सर 150 रुपये लीटर तेल हो गया, कोई बात नहीं है, देश के हित में है, तो बस ये भी इधर से बोल देंगे हाँ हाँ। क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग है, नथिंग, ठीक है। इस तरह से कांग्रेस भी इस तरह कमेंट कर देंगे तो फिर उनके जो भी भक्त रहेंगे वो भूल देंगे, अरे फिर भक्त वक्त ऐसे वर्ड मत लिखना हो एग्जाम में, आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब है कि जो नीचे के लोग रहते हैं ना, उनको पता नहीं था, अच्छे वर्ड लिखिए, लिखिए कि कॉमन पीपल डोंट नो अबाउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और जो फंक्शनिंग वगैरह है, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कीजिए ना। तीसरा चैलेंजेस क्या है, तीसरा चैलेंजेस ये दोस्तों की, आवाज़ आ रही है ना मेरी, ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट वगैरह चला गया और मैं कल ही बोल रहा हूँ। यस सर। हम्म। तो तीसरा चैलेंजेस ये सर, मनी और मसल्स पावर। आप देखते हैं सर, इतना पैसा खर्च करते हैं ना, बड़ी बड़ी रैली करते हैं, ट्रैक्टर ट्राली पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, फोटो उठाते हैं, ये क्या है, मनी और मसल पावर है सर, जिनके पास गुंडागर्दी, ठीक है, जिनके पास गुंडे वंडे होते हैं, ये चीज़ भी होती है पार्टी में, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर दूसरी बात ये कि जो रिच लोग रहते हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी टाइप के बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो पैसे रहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो क्या होता है वहाँ पर देर इज ए इनफ्लो होता है, ठीक है, इनफ्लो ऑफ दी मनी द पॉलिटिकल पार्टी, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर जब पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको किसी इंडस्ट्रियल पर्सन ने पैसे वैसे दिए हैं, उसको फंड दिया है, तो भाई वो तो यही चाहेगा ना कि भाई जब तुम पावर में आओ तो मेरे फेवर में पॉलिसी बनाना, और ये होता है, सिर्फ करना करता है, ये चैलेंजेस है, ठीक है। और कभी कभी तो सर जो पार्टी रहती है, पार्टी खुद क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है कि भाई आओ हम आपको टिकट देंगे, हमारी टिकट पे आप चुनाव लड़ो और जीत के आओ, क्रिमिनल को सपोर्ट करती है, क्यों, क्योंकि सर क्रिमिनल से लोग डरते हैं, बोलते पता नहीं गुंडा है, कभी पता नहीं किसको कब क्या मार दी, चलो भाई इसी को वोट करो, दादागिरी, ठीक है, गुंडागिरी वाली। चौथा चैलेंजेस क्या है सर, चौथा चैलेंजेस ये है कि सर लोगों के पास चॉइस नहीं होती है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो लेबर पार्टी है, ठीक है, ब्रिटेन में, और एक कंजर्वेटिव पार्टी, दो पार्टी है सर। अब ये बताओ इनकी जो आइडियोलॉजी है या फिर उनके जो काम करने का तरीका, उसमें छुटका सा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब दो पार्टी और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बताओ तीसरे, लेट्स से कि मैं वहाँ पर हूँ ब्रिटेन में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मैं वहीं पे रहता हूँ, मेरे पास चॉइस सिर्फ दो ही है सर, ठीक है, या तो मैं इसको वोट दूँ या फिर इसको दूँ, तीसरा कोई है नहीं, तीस चॉइस होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, पॉलिसीज वगैरह, वो भी लगभग सेम है, तो बताओ इसको दूँ वोट या इसको दूँ, सेम ही है। लेट्स से मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरे को लगा कि ये बहुत बकवास है, मेरे को नहीं देना चाहिए, मैं इसको दूँ, तो ये भी तो वही करता है। और सबसे दुखी वाली बात ये है दोस्तों, कि बहुत सारे लीडर्स रहते हैं, बहुत सारे लीडर्स रहते हैं, वो पार्टी चेंज कर लेते हैं बाद में, ठीक है, होता ही है अपने देश में भी, सिंधिया जी ने किया है, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, ठीक है, बीजेपी में से कांग्रेस जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है, तो क्या है, विश्वास नहीं रहता ना, ये चैलेंज इसी है।
अपन ऐसे लीडर को वोट करते हैं कि भाई साहब ये व्यक्ति अगर पार्लियामेंट में जाता है या कहीं जाएगा तो अपनी बात को सुनेगा, अच्छे लॉज बनाएगा, देश का डेवलपमेंट करेगा, पावर्टी और की जो भी चीज़ें एजुकेशन वगैरह इन पे ध्यान देगा। लेकिन वो तो पॉलिटिकल पावर के कारण इधर से उधर भटकता रहता है, तो बड़ी बड़ी बात करेगा, भाषण देगा, मेरे भाई और बहनों और लाभ लाभ। तो ये चीज़ गलत है, तो ये चैलेंजेस है, शुड बी एड्रेस्ड। ठीक है। अभी देखिए ये एक मतलब शिक्षा था, ये अभी ये बोल रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ठीक है, ये मेंटेलिटी आज भी है। ठीक है, लड़ते ही हैं इस तरह के लोग। अब चलिए अपने 5-6 चैलेंजेस के बारे में बात की, चलिए ये तो चुनौती है, लेकिन अपन पार्टी को क्या सुधार सकते हैं? ये सुधार सकते हैं, थोड़ा सा अपने को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कैसे? पहली बात तो ये कि सर जो लीडर है खुद उनको खुद को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे पीएम साहब है तो उनको खुद को अपनी पार्टी को में ध्यान देना पड़ेगा कि भाई बीजेपी में क्या हो रहा है, राहुल गांधी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी पार्टी में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ सर, कोई व्यक्ति अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है क्या? नहीं सर, वो अपने पाँव को हमेशा बचाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टी है तो पीएम है, पार्टी नहीं है तो पीएम नहीं है। ये बात मैंने पहले ही रखी है। ये हर एक व्यक्ति की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लागू होती है, सिर्फ ना केवल बीजेपी की और कांग्रेस की, बल्कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। दूसरी बात ये है, तो अब क्या करना चाहिए सर? इसके लिए कुछ करने की कोशिश की। पहली बात ये कि लीडर खुद अपने आप में समझ जाए, ये ऑप्शन है। ठीक है, लीडर पोजीशन ले डायरेक्ट है, लेकिन इट्स नॉट इजी टास्क, राइट? दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा ये कि हमारे संविधान ने एक अमेंडमेंट लेके आए थे। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि भाई जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको बोला कि भाई साहब देखिए तुम बहुत बदमाश लोग हो, पार्टी वार्टी चेंज मत करो। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, बट यू शुड नॉट चेंज दी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। ठीक है। ठीक है भाई साहब, उन्होंने इस तरह की बात की। लेकिन क्या होता है कि अब लॉ क्या बोलता है सर? लॉ बोलता है कि भाई एमएलए और एमपी जो कोई भी है अगर पार्टी को चेंज करता है तो सर उसकी जो सीट है लेजिस्लेशन में, अगर वो एमएलए है तो मतलब उसकी किस में रहेगी? विधानसभा में सीट है, या फिर एमपी है तो उसकी लोकसभा या फिर राज्यसभा में रहेगा, तो उसकी सीट चले जाएगी सर। ठीक है, दे विल ही विल लूज दिस सीट। ठीक है, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी उसकी। अच्छा कानून है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है। सो इससे क्या हुआ सर? इससे और डिफिक्शन मतलब ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदना। ठीक है, सिंधिया जी जैसे लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए तो इनके ऊपर लगाम लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जब जब होना चाहिए कब? जब सीटिंग आप एमएलए एमपी हो। लेकिन जैसे कि आप सिंधिया जी के केस के बारे में बात करते हैं, वो तो इलेक्शन हार गए थे ना वो तो। ठीक है, तो वो तो ना एमपी थे ना एमएलए थे, तो उन्होंने फिर पॉलिटिकल पार्टी चेंज की, तब ये लागू नहीं होगा सर। नहीं तो आप सोचिए कि ये नियम लागू क्यों नहीं होगा, तब नहीं होगा सर। ठीक है, वो तो आप जिस पार्टी पे लड़के आए और उस पार्टी को फिर चेंज करते हो तो फिर आपके ऊपर ये चीज है। कमिंग पॉइंट, इसका एक क्रिटिसिज्म भी है दोस्तों। अगर ये कहे कि सर एट द सेम टाइम दिस मेड डिसेंट इवेंट मोर डिफिकल्ट है। ठीक है, एम्पीजेंट में अब क्या है? क्यों सर ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि सर एमएलए और जो एमपीज है, लेट्स से कोई बहुत अच्छे व्यक्ति चले गए, ठीक है, आप जैसे कोई इलेक्शन में खड़े हुए और जीत गए और वहाँ चले गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लेकिन आपकी पार्टी उसका व्यू कुछ अलग है, आपका व्यू कुछ अच्छा है जो कि बहुत अच्छा है नेशन के लिए, लेकिन आप जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, उसके कारण आप अपने व्यूज नहीं दे सकते हैं, आप इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। व्हिप जारी की जाती है पॉलिटिकल पार्टी, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर चले गए तो आपकी मेंबरशिप या फिर आपको एक्सपेल कर देंगे पार्टी से, राइट? तो ये क्रिटिसिज्म भी है किसका? एंटी डिफेक्शन लॉ का। ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है, उन्होंने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए भाई साहब, जो मनी वगैरह है और जो क्रिमिनल्स वगैरह है इनका रिडक्शन होना चाहिए। देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ द मनी एंड द क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स पार्टी में, राइट? और हर एक व्यक्ति के लिए ये मैंडेटरी बनाया कि भाई साहब जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और उसमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके ऊपर कितने कर्मकांड किए हो, केसेस कितने चल रहे हैं, वो सारी चीज़, या फिर कितने पेंडिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ डिटेल आपको देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी ये बोला कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो भी इलेक्शन वगैरह लड़ रही है उनको जो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह है वो सारी चीज़ आपको देना पड़ेगी। मतलब आपकी जो भी सैलरी वगैरह है या फिर बिजनेस वगैरह जो भी है वो कितना है, सही, ये सारी चीज़ देना पड़ेगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मर्स की अपन बात कर सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की चीज़ की, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीज़ की। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, ये बात करने के अलावा दूसरी चीज़ भी अपन सजेस्ट कर सकते हैं। कौन सी? पहली बात ये कि भाई साहब जो इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो अंदर पॉलिटिकल अंदर की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है।
दूसरी बात ये कि सर सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स होना चाहिए किसके लिए, विमेन के लिए, ठीक है। विमेन का बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है, 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज राइट नाउ। सो कम से कम वन थर्ड लोग, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, पार्लियामेंट की नहीं बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का कोटा होना चाहिए कि भाई वन थर्ड, वन थर्ड महिला तो होगी होगी। और जो बड़ी बॉडीज है, लेट्स से कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, तो उसमें होना चाहिए कि भाई कम से कम 30% और 33% महिला तो होनी ही चाहिए, कोई भी मेजर डिसीजन लिया जाता था। सिमिलरली बीजेपी में भी यही चीज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि विमेन के लिए कोटा होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को भी रख सकें, सिर्फ पुरुष ही अकेले के अपने अपनी अपनी ना चलाएं, महिलाओं की भी सुनी जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सर जो स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट है, वो फंड देना चाहिए इलेक्शन वगैरह जो लड़ते हैं उन लोगों को, इससे बोलते हैं स्टेट फंडिंग। जिससे क्या, और बोलना चाहिए कि इतने ही पैसे खर्च करो, उससे ज़्यादा मत करो। अभी तो क्या है कि अब जो कैंडिडेट वगैरह रहता है उनको भी लिमिट दी जाती है कि भाई 75 लाख और 90 लाख के आसपास खर्च कर सकते हो आप लोकसभा इलेक्शन, तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा अगर बोला जाता है उनको, एक अमाउंट ऑफ मनी बोला है। लेकिन कैंडिडेट क्या करते हैं एकदम, तो चुनाव जीतने के लिए 1 लाख 2 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ पता नहीं कितना खर्च करते हैं, उनको पता नहीं रहता, क्योंकि उन पर बहुत सारे पैसे होते हैं। तो इसको भी लिमिट करने की आवश्यकता है, ये चीज़ कर सकते हैं। और दूसरा सपोर्ट भी दे सकते हैं, पेट्रोल का, पेपर का, टेलीफोन वगैरह, इस तरह की चीज़ बनाए ताकि हर एक पार्टी को अगर मिल जाए तो सही रहता है, कि वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाए, ठीक है, उनकी भी थोड़ी मौका मिल जाए। नहीं तो जो बड़ी बड़ी पार्टियों उनको पता ही नहीं चलने देगा कहाँ है, उनको दबा देंगे, मतलब सप्रेस करके, ठीक है। लेकिन इतनी सारी सजेशन दी गई, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना किया गया है, और मेरे को भी लगता नहीं कि फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगा यार, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जब लोगों के अंदर आक्रोश आता है ना, गुस्सा आता है ना, देन पीपल कैन चेंज। अंग्रेजों को भगा सकते हैं, 200 साल जिन्होंने राज किया। ये पॉलिटिकल पार्टी जिनका जन्म 1980 1985 हो रहा है, ऐसे जन्म हुआ 1925 हो रहा है, इनकी क्या औकात है। बट ये अंदर से आना चाहिए हर एक व्यक्ति को, आपको और मेरे को, वैसा देयर शुड बी चेंज इन द पॉलिटिकल पार्टी, देन यस इट इज पॉसिबल। इसके अलावा दूसरा वे भी है, वही जो मैं बता रहा हूँ, क्या प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी को, अपने को प्रेशर लगाने की आवश्यकता है, उनको क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता, उनको बोलना चाहिए कि भाई साहब तुम कर क्या रहे हो पार्टी में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पिटिशन वगैरह, पब्लिसिटी वगैरह, एजिटेशन, आंदोलन वगैरह, ये सारी चीज़ करने की आवश्यकता है, तभी इनको समझ में आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको आगे करते हैं, मीडिया वगैरह उसका भी इस्तेमाल करो, अपनी बात को रखो ताकि उनके कान में जाए, क्योंकि सरकार गहरी हो जाती है जब पावर में होती है, तो ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सर गहरी होती है, क्यों? क्योंकि उनको तो पावर में एक्सरसाइज करना है, दे डोंट केयर अबाउट पीपल, दे केयर अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स इट। लेकिन जब लोग प्रेशर करते हैं तो फिर वो थोड़ी थोड़ी स्कीम लेके आते हैं, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सुटकेस योजना, ये है योजना, क्लीन ग्रीन महिलाओं के लिए, ठीक, लोगों को प्रेशर करता है। हाँ, दूसरा और कौन सा वे है जिससे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रिफॉर्म किया जा सकता है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक यू, if you are a good educated person and if you want to join political party, then it will be good for the nation, because you will talk about the development, not about the communalism और धर्म और कास्ट और लाभ लाभ and feeling feeling पर्पस चीज़ों के बारे में बात नहीं करोगे, right? You will talk as an educated person, right? ये चीज़ हो सकती है, लेकिन लोग जाते ही नहीं, क्या इतना ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए, अदरवाइज से कुछ ना, लाइक किसी का कोई प्रश्न है? स्नेहा, श्वेता, प्रश्न नो है? सर। नहीं? चलिए इसका आंसर बताओ क्या होगा। कांग्रेस पार्टी क्या है सर? ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, ये आएगा ना। भारतीय जनता पार्टी, बताओ क्या आएगा ये। एनडीए, अरे इसी से जुड़ी है, एनडीए से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड तेलुगु देशम पार्टी, एक स्टेट पार्टी है तेलुगु की, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, दैट इज लेफ्ट फ्रंट की बात करती है। लेफ्ट मतलब वही गरीब लोग, डिसेंस लोग, वर्कर्स लोग, लेबर, इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब शायद सी होगा, पता नहीं, देख यही है जो मैंने मिला। अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी? बीएसपी के फाउंडर कौन थे? बीएसपी जो मायावती की जो पार्टी है, कौन है? काशीराम जी। काशीराम ने फाउंड की थी ना। साहू महाराज वगैरह टिक मत करते ना, उसकी इंस्पिरेशन ली थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से इंस्पिरेशन लेते हैं, ज्योतिबा फुले से भी इंस्पिरेशन लेते हैं, बट वो फाउंडेड काशीराम जी। एंड हु इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, कैसा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं,
थोड़ी बहुत मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं, बट अगर 3-4 ऑप्शन दिए दे रखे हैं तो इसमें आप ये बेस्ट चूज कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल। अरे सर बहुत ट्रस्ट है, कहाँ है ट्रस्ट? होता ही है, क्यों नहीं होता? आज बीजेपी पावर में, मतलब लोगों को विश्वास है बीजेपी पे। आपको या मेरे को नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास है ना। सो बताइए क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल। अरे ये सही बात है, आई एम सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया, ये सही बात है। हाँ, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता लोगों को, लेकिन ऑप्शन ये तो देना ही पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय द स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पॉलिटिकल लीडर। हाँ, स्कैंडल जो होते हैं, घोटाला वगैरह की बात कर रहे हैं, जो टॉप पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, 2G स्पेक्ट्रम के बारे में नाम सुना होगा आपने, ठीक है? चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सब होता ही है। यस, होती है। तो ए बी सही, बी सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट। पार्टी की जरूरत है सर, अगर गवर्नमेंट को कैसे रन करेंगे? ठीक है, स्टेटलेस, सॉरी पॉलिटिकल लेस पार्टी हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पॉलिटिकल लेस डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर। वही फिर ये एजेंडा वेजेंडा प्रॉमिस, वादे वादे कौन करेंगे? ना कोई वादा, ना कोई कुछ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक ए एंड बी राइट होगा, तो ए एंड बी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, किसी को प्रश्न तो बताइए, अदरवाइज आई विल एंड क्लास। नो प्रश्न? नो सर। ओके, सी यू टुमारो। स्नेहा, आपको कोई क्वेश्चन था शायद कल? सर अमृता का था। चलिए कोई बात नहीं। ओके, सी यू टुमारो।